Good morning. I'm Sandeep Kulkarni. Welcome you to this special edition of video, or we can say a very interactive session on the occasion of 75th Independence Day. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज सभी जानते हैं 75वां स्वतंत्रता का दिन है और इसी सिलसिले पे इसी मुकाम पे हम आज एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली रिसोर्स सस्टेनेशन की। जो टॉपिक है आज का वो है मिशन सस्टेनेंस ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। जब हम इस 75वें स्वतंत्रता दिन की बात करते हैं तो हमें याद आता है मंगल पांडे से लेकर महात्मा गांधी तक। मंगल पांडे है, वीर सावरकर है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जयप्रकाश नारायण जी है, सुभाष चंद्र बोस जी है, लोकमान्य तिलक है, महात्मा गांधी है। इन सभी ने अपने खून को देकर अपने जीवन को समर्पित करके हमें स्वतंत्रता दिन दिखलाया था 1947 में 15 अगस्त के दिन पर। हम इन सारी चीजों को याद करते इन सारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम और आदरांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ पर हम एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सोचनी चाहिए कि क्या इन सारे स्वतंत्रता सेनानी का सपना सिर्फ स्वतंत्रता लाना यानी अंग्रेजों को बाहर निकालना था या कुछ और भी था। हम इस बात को देखना पड़ेगा कि हम सिर्फ स्वतंत्रता नहीं चाहते थे या फिर हम सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहते थे। हम एक अच्छा भारत बनाना चाहते थे, एक बहुत जिसे हम बलशाली भारत बोल सकते हैं, जिसे एक सुपर पावर बोल सकते हैं। यहाँ पर जो सामान्य लोग हैं उन्हें उनकी सारी सुविधाएं में अच्छी तरह से मिल सके, जो अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इन सारी आशाओं को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर ये स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। सिर्फ अंग्रेजों को निकालने के लिए नहीं, तो एक बेहतर भारत बनाने की दिशा में ये प्रयास था। क्या 75 साल के बाद ये प्रयास सफल हुआ है? क्या हम सचमुच एक बलशाली भारत बने हैं? क्या हमारा जीवन आज भी जैसे उन्होंने सोचा था वैसे बना है? इस बारे में सोचने का बहुत इम्पोर्टेंट मायना है। यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि क्या हम उस मकाम पे पहुंच गए हैं। हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन क्या हम सच्चे अर्थ में स्वतंत्र बने हैं? क्या हम अपना सब कुछ बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं? हमारे हमारे जो रेगुलर लाइफ है उसमें हम सही तरीके से जी पा रहे हैं? हमारी आजादी सही तरीके से हमें मिल रही है? मुझे लगता है कहीं न कहीं हमें आज भी इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि 75 साल के बाद भी हम आज भी अपने एक-दूसरे के साथ काफ़ी लड़ रहे हैं। एक-दूसरे के साथ वो भाईचारा नहीं रख रहे हैं जिसकी उम्मीद शायद इन स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय की थी। अगर हम वो नहीं कर पा रहे तो ये कहना सही नहीं होगा कि हम पूरी तरह से आज़ाद हुए हैं। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इवें हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि 75 साल में हमने क्या खोया और क्या पाया है। जो पाया है वो सही है, जो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, जिसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। आज का जो सेशन है बेसिकली एक स्वतंत्रता दिन के अवसर पर मुझे ऐसा लगा कि हम एज़ ए ह्यूमन, एज़ ए कॉमन मैन या फिर एक फाउंड्री मन करके इस देश को क्या दे सकते हैं। कई बार हम इस बात को नज़रअंदाज करते हैं, कई बार हम इस बात को कहते हैं कि हमें इस देश ने क्या दिया? हमें इस देश ने क्या दिया? हमें समाज ने क्या दिया? लेकिन उसी समय पर हमें भूल जाते हैं कि हमने इस देश को क्या दिया? हमने इस समाज को क्या किया? जिसकी वजह से समाज की उन्नति हुई, जिसकी वजह से देश का नाम रोशन हुआ। हमने कुछ किया है क्या उसके लिए? अगर हमने कुछ नहीं किया है तो हमें शायद ये पूछने का हक भी नहीं है कि इस देश ने या इस समाज ने हमें क्या दिया है? तो ये शायद ये सही समय है कि हम इस बात के ऊपर सोच करें। हम इस बात को सोचें कि हम एज़ ए कंट्रीमैन, एज़ ए कॉमन मैन इस समाज के लिए, इस पूरे हिंदुस्तान के लिए, इस देश के लिए और साथ-साथ एक इंसानियत के नाते इस दुनिया के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हम सोचते हैं तो आने वाले 35-40 साल में जो अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसे हम ऑयल, गैस, पेट्रोल, डीज़ल या फिर फाउंड्री में सैंड जैसी चीज़ें हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है, वो ह धीरे-धीरे खत्म होने जा रहे हैं। तो क्या हमें इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए? हमें इसके ऊपर हम कुछ एज़ ए ह्यूमन
एज़ ए स कॉमन मैन, एज़ ए फाउंड्रीमैन कुछ कर सकते हैं। इस बारे में सोचने का ये सही समय होगा और शायद यही इन शहीदों को श्रद्धांजलि भी होगी और ये प्रतिज्ञा अगर आज हम करते हैं कि हम इस रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि सनलाइट है, जैसे कि वाटर पावर है, जैसे कि बायो वेस्ट से हुआ गैस है, जो रिन्यूएबल है, जो हमारे कंट्रोल में है, जो कंटिन्यूअसली जनरेट हो रही है, जिसे हम हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे पास से दूर नहीं होने वाली है। वो रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को जितना कम इस्तेमाल करेंगे, उसकी खपत जितनी कम करेंगे, जितना उसे अगले जनरेशन के लिए रखेंगे, तो वो बेहतर होगा। आज हम इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आने वाले जनरेशन क्या हमें याद करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इसी तरह हम रिन्यूएबल एनर्जी को खत्म करते जाएँगे, अगर इसी तरह हम कार्बन फुटप्रिंट्स को बढ़ाते जाएँगे, इसी तरह हम एनवायरनमेंट को खत्म करते जाएँगे, तो क्या आने वाला जनरेशन हमें अच्छे ढंग से याद करेगी या बुरे ढंग से याद करेगी? वो शायद यही कहेगी कि हमारे लिए पिछले वाली जनरेशन ने, पिछली वाली पीढ़ियों ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि हमें इस मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया, जहाँ से सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। तो हमें ये सोचना होगा कि किस तरह से हम इस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या फिर इस नेचुरल रिसोर्सेज के खपत को या इसके कंजम्पशन को कैसे कम कर सकते हैं और शायद यही आने वाले समय के लिए एक चुनौती होगी हमारे लिए और कहीं न कहीं यही स्वतंत्रता सेनानियों को भी एक श्रद्धांजलि होगी, ताकि वो जिस तरह आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, इस स्वतंत्रता दिन के अवसर पर, शायद आने वाली पीढ़ियाँ भी हमें याद करेंगी कि हमारे लिए पुरानी वाली पीढ़ियों ने कुछ करके दिया, जिसके वजह से हमारा लाइफ आज सस्टेनेबल है। तो ये सस्टेनेबल रखने के लिए एज़ ए फाउंड्रीमैन हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर देखनी होगी। मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने खासकर उजागर करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से शायद आने वाले समय में हम एनवायरनमेंट को, अपने देश को और इस पूरी कायनात को सही तरीके से सस्टेनेबल बना सकेंगे। सबसे पहले तो है एनर्जी सेविंग। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें एनर्जी को सेव करना है। क्यों एनर्जी को सेव करना है? बिकॉज़ 1 यूनिट अगर हम खर्च करते हैं तो 0.75 से 0.8 ग्राम तक जो कार्बन है इमिशन होता है और आप सब जानते हैं जैसे कार्बन इमिशन हो रहा है, जैसे उसकी तादाद बढ़ रही है, उस तरह इस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ये उम्मीद है कि आने वाले समय में कम से कम 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ेगा पूरे सृष्टि में और अगर आप उम्मीद कर सकते हैं आज 40 टेम्परेचर है तो अगर वो 42 या 43 तक जाएगा तो डेफ़िनेटली हमारी हालत बहुत खस्ता हो जाएगी। तो जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पूरी जो नेचुरल साइकिल है, उसके ऊपर भी उसका काफ़ी इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट होता है, तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एनर्जी को सेव करें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे विंड पावर है या फिर सोलर है या फिर बायोगैस के थ्रू होने वाली एनर्जी है, जो हमारे हाथ में है। और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि ऑयल है, गैस है, पेट्रोल है, डीज़ल है, उसे कम से कम इस्तेमाल करें, उसकी खपत कम करें, जिसकी वजह से उसका जो जो अर्थ पे जिसका उसका जो साटा है वो ज़्यादा ज़्यादा समय तक चले और आने वाले कुछ जनरेशन को उसका फ़ायदा मिल सके। और साथ में कार्बन फुटप्रिंट का भी जो उत्पादन है उसकी जो उसका जो उत्सर्जन है नेचर में वो भी कम हो सके। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट जैसे मैंने सोलर एनर्जी के बारे में बताया हमारे देश में खासकर बहुत ज़्यादा इस बात का एडवांटेज है कि हमारे यहाँ सन जो कम से कम 10 मंथ्स पूरे साल में 10 महीने तक रहता है। तो उसका पूरा फ़ायदा हमें उठाना चाहिए कि जिसके वजह से जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके जितनी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी खपत हम कम कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि एनवायरमेंटल में जो वेस्टेजेस जा रहे हैं, जैसे कि स्पॉइलिंग हम कर रहे हैं, जैसे कि सैंड है या फिर और कई तरह के वेस्टेजेस है, उसको जितना हम कम करेंगे, जैसे कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी चैलेंज है इस वक़्त हमारे सामने, तो उसको जितना हम कम कर सकेंगे, उस वेस्टेजेस को उसकी खपत को, उसके इस्तेमाल को, उतना ही हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा बेहतर बनेगा, ज़्यादा अच्छा बनेगा, जिससे हमारा लाइफ़ ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं सोचना चाहूँगा कि नेचुरल रिसोर्सेज़ है, फाउंड्री में खासकर हम सैंड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आने वाले समय में सैंड खत्म हो जाएगी, उसके माइन्स खत्म हो जाएँगे, तो हम क्या करेंगे?
तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जितनी भी सैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको काफ़ी सोच समझ कर इस्तेमाल करें। सैंड रिक्लेमेशन जैसे पर्यायों का इस्तेमाल करें, जिससे कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो नई सैंड इस्तेमाल करते हैं, उसको कम से कम इस्तेमाल करना पड़े और उसको जितना हम रिक्लेम कर सकें, जितना वापस इस्तेमाल कर सकें, उतना करेंगे, तो डेफ़िनेटली उसका काफ़ी फ़ायदा हमें आने वाले समय में, हमारे आगे वाली जनरेशन को हम दे पाएँगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है रिजेक्शंस और वेस्टेजेस की। जब हम बात करते हैं कि हम 75th इंडिपेंडेंस के डे के ऊपर हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि क्या उनका मकसद सिर्फ़ अंग्रेज़ों को बाहर निकालना था? शायद नहीं। शायद वो चाहते थे कि एक अच्छा भारत बने, एक शक्तिशाली भारत बने, एक बलशाली भारत बने, और क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? मुझे लगता है कि हम धीरे-धीरे ज़रूर उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक समय है कि हम इस समय पर एक प्रतिज्ञा करें, एक शपथ लें कि हम इस देश को ज़्यादा बेहतर बना सकें। जैसे हम फाउंड्री की बात करते हैं, हम दुनिया के 2 नंबर पे हैं इस वक़्त, प्रोडक्शन के बारे में। नंबर 1 पर जो है प्रोडक्शन में, वो है वो है चाइना, और चाइना के बाद नंबर 2 पे इस वक़्त हम भारत नंबर 2 पे है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरह नंबर 1 बन जाएँ, किस तरह हमारा प्रोडक्शन फाउंड्री का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो दुनिया भर में। जिस तरह एक चाइना का कास्टिंग की माँग बढ़ती ही आज सुदैव से या अच्छी बात है कि हम एज़ ए इंडियन वी कैन प्राउड कि हम काफ़ी अच्छे क्वालिटी का कास्टिंग बना रहे हैं, और दुनिया में हमें अच्छा डिमांड है इस पर। और इस तरह से अगर हम कोशिश करते रहेंगे, जिस तरह से अगर हम ज़्यादा बेहतर कास्टिंग बनाते जाएँगे, तो शायद एक समय पर हम नंबर 1 भी बन जाएँगे। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम किस तरह से नंबर 1 फाउंड्री बने, फाउंड्री का देश बने, और हमारा जो एक्सपोर्ट है, वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतनी हमारे देश को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो कहीं न कहीं रिजेक्शन कंट्रोल करना, क्वालिटी इम्प्रूव करना, उसी का एक बहुत बड़ा हाथ है कि किस तरह से हम नंबर 1 बन सकते हैं। उसके साथ में कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, उसमें एक है कि किस तरह से हम अपने जो बेटर रिसोर्सेज़ है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है कि मिशन ऑफ सस्टेनिंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। अगर हमें फ्यूचर के लिए अगर हमारे रिसोर्सेज को सस्टेन करना है, एक मिशन लेके अगर आज के दिन हम चलने वाले हैं, तो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स इंडियन भारत देश का है, वो है हमारी मैन पावर, हमारा पॉपुलेशन। और उसके ऊपर हमें काफ़ी काम करना होगा, उसकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें नंबर 1 बनना है, तो हमारे देश के हर युवा को, उसको जितनी बेहतर शिक्षा, जितना अच्छा स्किल हम दे सकेंगे, शायद वो उतना बेहतर काम कर सकेगा, और वही यूथ या वही आदमी हमें नंबर 1 लेके जाएगा। ना सिर्फ़ फाउंड्री में, सही कई एरियाज़ है, कई जगह है, कई सेक्टर्स है, जहाँ पर हम नंबर 1 बनने के काबिल है। जैसे कि हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स की। अन्य पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जिस तरह से हम कॉमनवेल्थ गेम में बेहतर प्रदर्शन करके वापस आए हैं। जिस तरह से हम क्रिकेट में अपना नाम बना चुके हैं, जिस तरह से बैडमिंटन में अपना नाम बना चुके हैं, जिस तरह हमारा चेस में कुछ दबदबा है, उसी तरह हम हर एरिया में, स्पोर्ट्स के साथ-साथ हर एरिया में अपना नाम अगर उजागर करना चाहते हैं, तो हमारे यूथ को, हमारे पॉपुलेशन को बेहतर स्किल डेवलपमेंट, बेहतर शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा रिसोर्सेस है, जिसे हमें जतन करना होगा। उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे आने वाले शिक्षक हैं, मेंटर्स हैं, गुरु हैं, उन सारे लोगों को एज़ ए टीम कहीं न कहीं आगे आना चाहिए, और हमारे आगे आने वाले जनरेशन्स को बेहतर बनाने के लिए जुट जाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि फाउंड्री एक मदर इंडस्ट्री है। जैसे आप जानते हैं कि फाउंड्री के जो कास्टिंग्स है, ना सिर्फ़ एग्रीकल्चर में आते हैं, ना सिर्फ़ डिफेंस में आते हैं, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर अ, गस बांधकाम, या फिर अपना घर बनाना हो, रास्ते बनाने हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस सारी चीज़ों में कास्टिंग लगता है। यानी इट इज़ अ मदर इंडस्ट्री। अगर ये फाउंड्री नहीं रहेगी, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं रुक जाने वाली है। तो यहाँ पर इन सारे सेक्टर्स को अगर हमें आगे बढ़ाना है, तो फाउंड्री को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मुझे इस बात की खुशी भी है कि कहीं न कहीं हम सिर्फ़ कास्ट आयर्न, एशियान और इस तरह के छोटे-छोटे मतलब इस तरह के ग्रेड्स में ना अटके हुए, कई नए ग्रेड्स को इस्तेमाल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे सिबो ग्रेड्स है,
हाई एलॉयज़ ग्रेड्स है या फिर डक्टाइल आयन में एडीआई जैसे ग्रेड है, एसएसआई जैसे ग्रेड है। तो कहीं न कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया करें और इस तरह हम दुनिया के नंबर 1 बनने की जो रेस है, नंबर 1 बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज हम सब इस बात को फिर से दोहरा लें कि हमें नंबर 1 बनना है। एज़ अ फाउंड्री भारत एक बहुत बलशाली व्यक्तित्व रहने वाला है आगे जाके और इसीलिए हम सबको जो कोशिश करनी है हमारे रिसोर्सेज़ को मेंटेन करना है, सस्टेन करना है, हमारे आने वाले युवा पीढ़ी को उसके उसके लिए तैयार करना है, उनको स्किल डेवलप करना है, साथ में एनर्जी को सेव करना है जिससे हमारा एनवायरनमेंट बेहतर बने, ताकि आने वाली जनरेशन हमें दुआ दे कि हम हमारी पिछली जनरेशंस ने कुछ तो अच्छा किया जिसकी वजह से आज हम अच्छी साँस ले रहे हैं, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। पेड़ लगाना एक बहुत बड़ी चीज़ है, एनवायरनमेंट को जतन करना एक बहुत बड़ी चीज़ है और हम आज के इस पावन दिन पर हम ये सब लोग मिल के ये प्रतिज्ञा करें कि हम इस पुण्य काम में हम अपना सहयोग करेंगे, अपना-अपना योगदान देंगे ताकि आने वाला समय हमें याद रखे, जिस तरह हम आज स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, हमें भी आने वाला समय याद करेगा कि हमने कुछ अच्छा किया आने वाले जनरेशन्स के लिए, भविष्य के लिए और इसी उम्मीद के साथ मैं ये मेरा स्पेशल सेशन खत्म करता हूँ। मैं फिर से एक बार सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे हम एक साथ लेके अगर पूरा करेंगे तो डेफ़िनेटली ये देश, ये समाज और ये दुनिया सबसे बेहतर बनेगी। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।